अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नादिया और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जावेद इकबाल। डायबिटोलॉजिस्ट हैं, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं, एसोसिएट प्रोफेसर मेडिसिन हैं। हमेशा की तरह डॉक्टर साहब को प्रोग्राम में हम वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आज मेरा जो आपसे पहला गालिबन हाँ जी। फॉर श्योर द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि जो डायबिटिक्स हैं, जो शुगर के मरीज़ हैं, एहतियाती तौर पर उनको कौन कौन से जो टेस्ट हैं वो करवा लिए जाएं। अगर वो करवा लें अगर अपने टेस्ट, तो उनके लिए बेहतर है। देखिए, जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, इनको पेचीदगियों से बचने के लिए और डायबिटीज़ की जो बैड इफ़ेक्ट्स आते हैं बॉडी के ऊपर, जो उसका एक डार्क पहलू है डायबिटीज़ का, उससे बचने के लिए उसके कॉम्प्लिकेशंस जो हैं माइक्रोवास्कुलर और मैक्रोवास्कुलर, यानी एक ऐसी कॉम्प्लिकेशन जो पेचीदगियाँ जो खून की छोटी नालियों को मुतासर करती हैं और ऐसी पेचीदगियाँ जो खून की बड़ी नालियों को मुतासर करती हैं। छोटी नालियों से मुराद ये होती है कि आपके जो किडनीज़ को जा रही हैं, जबकि गुर्दों को मुतासर कर सकती हैं, जो आपकी आँखों को मुतासर कर सकती है, जो आपके असाब को मुतासर कर सकती हैं। और बड़ी नालियों से मुराद होती है कि जो हार्ट को या ब्रेन को मुतासर करती है। तो ये माइक्रो और मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। राइट। अच्छा, इन कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए 8 असूल हैं। जो पहला असूल है वो ये है कि आप अपने HbA1c का ख्याल रखें, अपनी हीमोग्लोबिन A1c को चेक करवाते रहें और ये टेस्ट आपको हर 3 महीने बाद करवाना चाहिए। अच्छा, जो दूसरा आपका है वो है ब्लड प्रेशर। आपको ब्लड प्रेशर फ्रीक्वेंटली घर पे भी चेक करना चाहिए और ब्लड प्रेशर अपने जब आप डॉक्टर साहब के पास विज़िट के लिए जाते हैं तो आप वहाँ भी अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाएं। थर्ड चीज़ है इसमें कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल। जो कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट होता है, अक्सर पेशेंट्स लेके आते हैं कि हम अपना कोलेस्ट्रॉल करवा के लाए हैं, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि आप अपनी पूरी फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल करवाएं। यानी कम से कम 8 से 10 घंटे फास्ट करके और सुबह अपने फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवा के लेके आए। इस फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल के जो अंदर फ्रैक्शंस है वो क्या क्या है? एक टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है, एक इसमें होता है ट्राइग्लिसराइड्स जो कि 150 तक होने चाहिए। आपका एक LDL कोलेस्ट्रॉल होता है जिसको बुरा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, ये आपका 100 से कम होना चाहिए। और एक होता है HDL जो आपका मेल और फीमेल के हिसाब से देखें तो एवरेजली 45 और 50 से ऊपर होना चाहिए। ठीक है। यानी HDL उसमें से अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, वो ज़्यादा होना चाहिए, और जो LDL कोलेस्ट्रॉल है वो आपका कम होना चाहिए, 100 से कम होना चाहिए। और बात सूरत हाल में जैसे अगर आप हार्ट के पेशेंट भी हैं तो आपका यही LDL कोलेस्ट्रॉल जो बुरे वाला है ये 70 के करीब होना चाहिए। तो ये आपकी पूरी फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल है, ये आपको हर 6 महीने बाद करानी चाहिए। ओके। अच्छा, इतना फ्रीक्वेंटली टेस्टिंग की भी ज़रूरत नहीं होती। कई दफ़ा मैंने लोगों को देखा है कि वो जो कंपनी पैनल पेशेंट्स होते हैं जिनकी पेमेंट्स कंपनी ने करनी होती है, वो हर महीने अपनी फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल करवा रहे होते हैं, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा। आप अपनी एक रिकमेंडेशंस हैं जो अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन की हैं, जो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल एंडोक्रिनोलॉजिस्ट की हैं, और जो इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन की, आप उनको फॉलो करें। उनके तहत जो आपकी रिकमेंडेशंस हैं वो यही है कि आप कोई 6 मंथ्स के ऊपर लिपिड प्रोफाइल को रिपीट किया करें। अच्छा, तो बाई एनुअल हो गया, 2 दफ़ा साल में। अच्छा, ये मैंने 3 पॉइंट्स बता दिए, A1C, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल। अच्छा, इसके बाद आ जाता है आपका फुट एग्जामिनेशन। आपका पाँव का डिटेल्ड मुआयना हर दफ़ा डॉक्टर से होना चाहिए। अच्छा। उसमें आपकी पल्सेस भी चेक हो, आपकी न्यूरॉन्स भी चेक हो, लेकिन इसके लिए आपकी तैयारी भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आप सॉक्स वगैरह उससे ना पहन के जाएं, उनको अपने पाँव को वॉश करके अच्छी तरह, और कोई जो वैसली या व्हाटएवर जो यूज़ करते हैं ताकि चेकअप के लिए ज़रा इजीली जो है चेकअप हो सके जी। यानी इसकी प्रिपेयरनेस होनी चाहिए। और अगर आप फर्स्ट टाइम ऐसे प्रिपेयर नहीं हो के गए तो नेक्स्ट टाइम के लिए अपनी तैयारी करके जाए। राइट। अच्छा, इसके बाद आ जाता है कि आपका एक डेंटल चेकअप। बहुत सारे लोग डेंटल डिजीज़ को इग्नोर कर रहे होते हैं, जबकि डायबिटीज़ आपकी दांतों को बहुत ज़्यादा मुतासरकारी होती है। जितने लोग डेंटिस्ट को विज़िट करते हैं उनमें से 30% डायबिटिक होते हैं। तो समझ लें अगर आपके 10 मरीज आज डेंटिस्ट्री में गए हैं तो उनमें से 3 ऐसे होंगे जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं। और ये 3 भी एक इंटरनेशनल फिगर है, हमारे उससे ज़्यादा ही हो पाकिस्तान। अच्छा। आपके डायबिटिक पेशेंट्स में डेंटल डिटोरेशन बहुत होती है, तो आपको अपने एक डेंटिस्ट के साथ कितने वक्फे के बाद चाहिए? Whenever you feel, एनुअल तो एक दफ़ा ज़रूर होना चाहिए, अदरवाइज फिर आप जब फील करें।
अच्छा, हमारे यहाँ तो तभी डॉक्टर पे दांतों की जाए जब दाढ़ में कुछ शरीर दर्द हो या स्वेलिंग हो जाए या कुछ खाया ना जाए। एनुअल चेकअप होना चाहिए, डेंटल चेकअप एनुअल होना चाहिए। तो फुट चेकअप हो गया, डेंटल चेकअप हो गया, ये आपके अब तक 5 पॉइंट्स चेक हो गए हैं। हाँ जी, अब 3 पॉइंट्स रह गए। हाँ जी बताइए। अच्छा, उसमें आ जाता है किडनी की फंक्शनिंग जो है, हम उसको मॉनिटरिंग करते हैं। और किडनी फंक्शंस के वाले से मैं बताता चलूँ भी अपने पेशेंट्स को कि किडनी टेस्टिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको यहाँ पे पेन होगी तो आप किडनी टेस्टिंग कराने जाएंगे, आपको फ्लैक्स में पेन होगी तो आप टेस्टिंग करवाने जाएंगे, या आप पेन को किसी तरह से जोड़ लें कि मुझे तो कभी किडनी में दर्द नहीं हुई तो मैं क्यों अपना टेस्ट कराऊँ किडनीज़ का। डायबिटीज जो किडनीज को मुतासर कर रहे होते हैं उसमें दर्द होना ज़रूरी नहीं है। आपको अपने किडनी का जो टेस्ट, जिसको स्क्रीनिंग टेस्ट है, उसको कहते हैं यूरन स्पॉट यूरन फॉर माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया। स्पॉट यूरन फॉर माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया, ये माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया टेस्ट है जो किडनी डिजीज को सबसे पहले पिक करता है। उसके बाद आपके टेस्ट आ जाते हैं यूरिया और क्रेटिनिन, और ये आपके हेल्प करते हैं स्टेजिंग करने में डिजीज़ की। तो ये GFR कैलकुलेशन में भी फ़ायदेमंद होते हैं। तो ये जो टेस्ट हैं, ये अगर माइक्रोएल्ब्यूमिन यूरिया आपका नेगेटिव हो तो फिर आप उसको साल बाद करवाएं, और अगर पॉजिटिव आ रहा हो तो फिर हर 6 महीने बाद करवाएं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आँखों का इसके बाद आ जाता है आपका आई स्पेशलिस्ट से चेकअप। इसको हम कहते हैं डिटेल्ड फंडस एग्जामिनेशन। तो फंडोस्कोपी जो है उसके लिए ये होता है कि आपको तैयारी क्या चाहिए होती है। आप अपना ड्राइवर साथ लेके जाए, वहाँ आपको कतरे डाले जाएंगे, और फिर जब आपकी पीपल डायलेट हो जाएंगे तो आपको डॉक्टर आपका मुआयना करेगा और फिर आपको रिपोर्ट देगा। तो हो सकता है कि जब आप वापस आ रहे हो तो आपकी विजन थोड़ी बहुत ब्लरिंग हो रही हो, आपको धुंधलापन नजर आ रहा हो, तो आप गाड़ी से ही ना ड्राइव कर सकते। राइट। अच्छा, यहाँ से आगे ये पॉइंट्स पूरे हो गए। 7 किडनी भी हो गया आपका, ये हार्ट भी। अब हार्ट का चेकअप रिसेंटली वर्ल्ड हार्ट डे भी मनाया गया है। तो मैं हार्ट के वाले से जी, हार्ट की सेहत के हवाले से एक तो कोलेस्ट्रॉल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी कितनी है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और हार्ट के हवाले से आपकी ECG भी, आपकी एक बेस लाइन ECG होनी चाहिए। कई दफ़ा हमने देखा कि जो डायबिटिक पेशेंट, उनको नहीं पता लगता कि उनको हार्ट अटैक हो चुका है। तो जब फर्स्ट टाइम उनको हार्ट अटैक होता तो पता चलता कि पहले से भी एक हार्ट अटैक हो चुका हुआ था। अच्छा। साइलेंट अटैक्स उनको कहते हैं, साइलेंट इस्कीमिया कहते हैं। तो आप उसके लिए ECG अपनी ज़रूर एक दफ़ा बेस लाइन करवाएं। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो फिर आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्टेशन से अपनी एकोकार्डियोग्राफी, एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट या थैलियम स्कैन, ये टेस्ट होते हैं, इनको करवाया जा सकता है। तो ये सारे 8 पॉइंट्स हैं। अगर मैं इनको सम अप कर दूँ तो वो ये है कि आप हीमोग्लोबिन A1C करवाएं, अपना ब्लड प्रेशर, अपना कोलेस्ट्रॉल, आप अपना डेंटल चेकअप, अपना फुट का चेकअप, इसके बाद अपनी आंखों को मुआयना करवाएं, आप अपने ये किडनी फंक्शन टेस्ट करवाएं, आप अपने हार्ट के लिए ये 8 पॉइंट्स हैं, इनके ऊपर काम करें। अच्छा चलें, अभी आपने HbA1c का क्योंकि जिक्र किया, तो ये HbA1c एक्चुअली है क्या और इसका टारगेट क्या होना चाहिए किसी डायबिटिक इंडिविजुअल के लिए? HbA1c जो होता है वो आपका वो पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन होता है जो आपकी ब्लड शुगर की साथ अटैच होता है, यानी ग्लाइकेटेड होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट से अटैच होता है। तो आपका यानी जितनी ब्लड शुगर हाई होगी इतना HbA1c हाई होगा। तो हीमोग्लोबिन A1c के बारे में ये ज़हन में रखिए कि इसने ब्लड शुगर से तश्कील पाना है। अच्छा। तो आप अपनी शुगर कंट्रोल करेंगे तो ये बेहतर होगा। अच्छा, अभी एक मैंने ये देखा कि लोग हीमोग्लोबिन A1c हर 3 माह बाद करा लेते हैं लेकिन ब्लड शुगर लेवल्स मॉनिटर नहीं करते। हाँ। ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं, 2 डिफरेंट अफादियत हैं। हीमोग्लोबिन A1c आपको ये बता सकता है कि आप सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं, आपका पास सही है, आप बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री, आपका कंट्रोल है या नहीं है। ये आपको एक 3 महीने की असेसमेंट देता है, रफ एक एवरेज असेसमेंट दे देता है। लेकिन आप जब सुबह उठते हो और आपकी ब्लड शुगर कितनी होती है, जब आपने खाना खा लिया उसके 2 घंटे बाद कितनी होती है, किसी खाने से पहले कितनी शुगर होती है, ये आपको ब्लड शुगर मॉनिटरिंग बताएगी। तो आपने जो स्ट्रेटजी बनानी है, से अगर किसी की ब्लड शुगर फास्टिंग ज़्यादा है तो मैंने उसको ऐसी दवाइयाँ देनी है रात को जिनका असर लंबा हो, और लंबे असर रखने वाली दवाइयाँ देंगे ताकि वो फास्टिंग कंट्रोल करें। और जिस पेशेंट की ब्लड शुगर खाने के 2 घंटे बाद ज़्यादा होती हो, फास्टिंग काफ़ी हद तक ठीक हो, उसको ऐसी मेडिसिन देंगे जो रैपिड एक्टिंग हो, जो जिनका असर ज़रा जल्दी आ जाता हो। तो आपको उसकी स्ट्रेटजी जो है, जो आपका लाया अमल है, वो आपका इस बेस पे होता है कि आपकी ब्लड शुगर कैसी है। तो दोनों की अपनी अपनी अफादियत है। जब आप हीमोग्लोबिन A1c करवा रहे हैं तो आप अपना ब्लड शुगर मॉनिटरिंग फिर भी करें,
उसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो सकती है। आप हफ्ते में 2 दफ़ा भी चेक कर सकते हैं, आप हफ्ते में रोज़ाना भी एक दफ़ा चेक कर सकते हैं, और एवरी अदर डे भी चेक कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपकी लेवल क्या है शुगर का और आपका डॉक्टर आपको क्या एडवाइस देता है इस हवाले से। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, ये आपने LDL एंड HDL का जिक्र किया था, ये थोड़ा सा डिटेल में। LDL जो है ये लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, यानी ये कोलेस्ट्रॉल की एक किस्म है जिसको हम बुरा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। ये 100 मिलीग्राम से कम होना चाहिए। अच्छा, यानी लोअर इज बेटर। बुरी चीज है ना, तो बुरी चीज जितनी कम उतनी अच्छी बात है। तो 100 से कम बैड कोलेस्ट्रॉल है। तो अब एक है HDL, ये हार्ट के लिए प्रोटेक्टिव है ये भी कोलेस्ट्रॉल की किस्म है, वो फास्फोलिपिड लिपिड प्रोफाइल में आएगी, लेकिन ये अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल है, इसको जितना बढ़ा लेंगे बेटर होगा। ये हमें किन चीज़ों से मिल सकता है खाने पीने की? फिश से मिल सकता है, ऑलिव ऑयल से मिल सकता है। अच्छा, आप अच्छी एक्सरसाइज करें आपको मिल सकता है, ओमेगा 3 से मिल सकता है, सब्जियों से मिल सकता है, सब्जियों से भी मिल सकता है टू सम एक्सटेंट। अच्छा, मतलब आप अच्छे वाली जो चीज़ें हैं, जो हेल्दी डाइट्स हैं, उनमें से ये आ जाता है। ठीक है सर, ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ प्रोग्राम में आज इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन फ्राहम करने के लिए। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, हमारे साथ रहने के लिए बहुत शुक्रिया। आपने यकीनन डॉक्टर साहब की बातें जो है वो सुनी है, उनसे आपको ज़रूर फ़ायदा भी पहुँचेगा और अभी भी ज़ाहिर है पहुँच रहा है। अगले हफ्ते आपकी खिदमत में दोबारा से हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।